हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जो कि साइकोलॉजी या सीडीपी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। और इस थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग एग्जामिनेशन हो या सीटेट हो। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि कोलबर्ग कौन थे, उन्होंने कैसे इस थ्योरी को डेवलप किया। ठीक है, तो चलिए, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किससे इंस्पायर्ड थी, किससे वो प्रभावित थे? वो प्याजे से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो वो प्याजे से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनका मानना था कि मोरल डेवलपमेंट उसी तरह है जैसे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वो क्या थे, उन्होंने सबसे पहले देखिए मोरल डेवलपमेंट पे किसने काम किया? मोरल डेवलपमेंट पे प्याजे ने काम किया और कुछ उन्होंने 2 स्टेजेस बताई जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, उसी थ्योरी को बेस मानकर इन्होंने एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी समझाई और इस थ्योरी में उन्होंने 3 लेवल लिए, यानी 3 लेवल एंड 6 स्टेज में इनकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हुई। किसकी थ्योरी? कोलबर्ग की थ्योरी। Kohlberg stages of moral development, which include 3 level and 6 stages, expanded on and the revised Jean idea of Jean Piaget previous work on the subject। यानी जीन पियाजे से प्रभावित थे और उनकी थ्योरी को बेस मान के इन्होंने अपनी एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी प्रिपेयर की। और इस थ्योरी में इनके कितने लेवल थे? 3 लेवल थे और 6 स्टेजेस थे। तो इससे क्वेश्चन आता है कि कितने लेवल थे कोलबर्ग की थ्योरी में? तो 3 लेवल थे और कितने स्टेज थे? टोटल 6 स्टेज थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो बस उसी तरह होता है जैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब प्याजे ने क्या बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है? 4 स्टेजेस में होता है। उसी तरह इन्होंने बताया कि मोरल डेवलपमेंट में 3 लेवल आते हैं और 6 स्टेजेस में किसी भी बच्चे का क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट होता है, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं कोलबर्ग का। ठीक है ना, इनका ये मानना था, ये जानना चाह रहे थे कि हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी एंड मोरल रीजनिंग, यानी बच्चे किस तरह अपने मोरालिटी को या मोरल रीजनिंग को डेवलप करते हैं और हाउ चिल्ड्रन टेक डिसीजन व्हेन दे फेस मोरल डिलेमा। यानी इनका ये मानना था कि बच्चे किस तरह अपने मोरालिटी को, अपनी नैतिकता को विकसित करते हैं और अपनी मोरल रीजनिंग का वहां पे यूज करते हैं और किस तरह वो डिसीजन लेते हैं बच्चे, है ना, जब मोरल डिलेमा में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे मोरल डिलेमास। यानी मोरल डिलेमास होता क्या है उसको हम समझते हैं। मोरल डिलेमा क्या होता है कि एक तरह का सिचुएशन है। अगर आपसे पूछे कि मोरल डिलेमास क्या है, तो मोरल डिलेमा एक सिचुएशन है ना। वो सिचुएशन क्या होती है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि what is wrong and what is right, है ना। you have to decide what is wrong and what is right। मोरल डिलेमा आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन रख दिया गया। आप इस फिगर में आप देखिए कि पर्सन क्या है ना, पर्सन के सामने एक एविल भी आ रहा है और एक क्या हो रहा है, एक अच्छा आदमी भी आ रहा है। अब ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं किसको चूज करूं, है ना। ये होता है सिचुएशन मोरल डिलेमा का, कि आदमी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है ना। मोरल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। मोरल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि आदमी असमंजस में है कि क्या सही है क्या गलत, और उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। तो ये होता है मोरल डिलेमा सिचुएशन। जैसे आपके पास, आपने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि एक छोटा बच्चा है जो कि गरीब है और भूखा है, और उसने एक खाने वाले शॉप से, फूड स्टॉल से इसने एक ब्रेड चुरा कर खा लिया। आपने ये देखा, तो आपके सामने क्या होगा कि आप अगर एक ऑनेस्ट पर्सन है तो आप क्या करोगे कि उस बच्चे को क्या करोगे, पनिश करोगे। शॉपकीपर को जाके बता दोगे कि यार देखो, इसने आपके शॉप से चोरी किया है और मैंने आपको इसे चोरी करते हुए देखा है, तो आप इसको पनिश करो। तो आपके सामने 2 सिचुएशन आएगा, या तो आप उस बच्चे को बचा लो क्योंकि वो भूखा है, वो गरीब है, या तो आप उस बच्चे को पनिश करो, उस बच्चे को उस शॉपकीपर से जाके बता दो या उसको शॉपकीपर के हवाले कर दो कि इसने आपके शॉप से एक ब्रेड चुरा कर खाया है। तो ये दोनों सिचुएशन आपके सामने। अगर आप बीइंग अ ऑनेस्ट पर्सन, आप उस बच्चे को क्या करोगे, शॉपकीपर को जाके दे दोगे। अगर आप
के मन में ये आएगा कि नहीं देखो वो तो भूखा है, गरीब है बेचारा, तो उसने अगर चोरी करी, आप कंपैशन दिखाओगे कि नहीं अगर उसने चोरी करी तो उसके पीछे उसका जो मोटिव है वो क्या है, वो गलत नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसे बचा लोगे। तो ये है मॉरल डिलेमा कि यानी आप को डिसाइड करना है कि सही क्या है गलत क्या है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। अगर वहां पर कोई अच्छा बच्चा है और वो जानबूझ के, जिसके पास वो गरीब नहीं था, और आपने क्या किया, आपने उसने जानबूझ के चोरी करी, है ना, उसके पीछे वो भूखा नहीं था, ऐसा कोई बच्चा है जो भूखा भी नहीं है और वो गरीब भी नहीं है, उस बच्चे ने अगर चोरी करी, तो आप वहां पे आप उस डिलेमास में आप कौन सी मोरल रीजनिंग को चूज करोगे, उसको जाके आप शॉपकीपर को बता दोगे, है ना। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप जो आपकी थिंकिंग जो डेवलप होगी, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आप डिसीजन लोगे कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, है ना। यहाँ पे उस बच्चे को अगर हम नहीं शॉपकीपर को देते हैं तो वो बच्चा, तो आपने यहाँ पे मोरल रीजनिंग अप्लाई किया, है ना। तो ये होता है। सबसे पहले अगर आपको मोरल डिलेमास में आप फंस गए हो और आपको सही डिसीजन तक पहुंचना है, तो आपको इन चारों स्टेप को फॉलो करना। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, है ना। उसके बाद अलग अलग उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, यानी आप हाइपोथेसिस तैयार करोगे कि इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गए, उसमें से आपको बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करना होता है ना। डिफरेंट टाइप्स का मतलब बेस्ट डिसीजन लेना होता है ना। तो मॉरल डिलेमास में अगर आप बेस्ट डिसीजन ले रहे हो, है ना, सेलेक्ट कर रहे हो बेस्ट डिसीजन को, तो वो आपका वहां पर काम करता है आपका मोरल रीजनिंग, है ना। मोरल रीजनिंग क्या होता है, वो ऐसी थिंकिंग जहां पर आप मोरल डिलेमा में फंस गए हो, है ना, ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं कौन सा चूज करूं, कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, मोरल कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में आपकी मोरल रीजनिंग काम आती है, आपकी थिंकिंग काम। मोरल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी थिंकिंग, है ना, ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग जहां पे आप बेस्ट डिसीजन को, बेस्ट सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। एंड चौथा क्या होता है, डिपेंड ऑन योर सिलेक्शन, यानी आपने जो डिसीजन सेलेक्ट किया है, आपने जो बेस्ट सॉल्यूशन उसमें से किया है, उस पर आपको क्या करना है, आपको अडिग रहना है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है। तो मोरल डिलेमास में फंसने पर ये सारे चीज को आपको अप्लाई करना है, और ये चारों स्टेप जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आप क्या यूज करोगे, अपनी मोरल रीजनिंग यूज करोगे, अपनी मोरल थिंकिंग यूज करोगे, ठीक है ना। मान लो एक लड़की है और वो उसके फादर एंड उसका हस्बैंड तीनों कहाँ है, एक नाव पर है, और नाव में छेद हो जाती है। अब उसके पास ये सिचुएशन आ गया कि या तो उस पर दो ही लोग सरवाइव कर सकते हैं, है ना, तो एक को वहां से हटना पड़ेगा। तो उस लड़की के पास ये क्या आ गया, मोरल डिलेमास आ गया कि या तो मैं नदी में कूद जाऊं, या तो अपने पापा को धक्का दे दूं, या तो अपने हस्बैंड को दे दूं। तो वो क्या कहाँ फंस गई है, मोरल डिलेमास में फंस गई है। अब उसमें से वो जब बेस्ट सॉल्यूशन को निकालेगी कि ऐसा करती हूँ कि पापा भी मेरे अपने हस्बैंड में ऐसा करती हूँ, मैं ही इस नदी में जंप कर जाती हूँ नाव से, और इन दोनों को की लाइफ को मैं सेव करती हूँ, तो वो उसकी हो गई मोरल रीजनिंग, है ना। तो आई थिंक आपको मोरल रीजनिंग समझ में भी आ गई होगी, मोरल डिलेमा दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं, ए क्रूशियल टेस्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। मोरल रीजनिंग क्या होती है, ए क्रूशियल टेस्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मोरल रीजनिंग इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक अबाउट राइट एंड रॉन्ग एंड हाउ दे एक्वायर एंड अप्लाई मोरल रूल्स, यानी कैसे आप पता करोगे कि सही क्या है गलत क्या है, और कैसे आप मोरल रूल को अप्लाई कर रहे हो, ये क्या है, मोरल रीजनिंग, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ ना कि कोलबर्ग ने ना इस चीज को पता करने के लिए कि बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे अपना कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं बच्चे, किस सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेते हैं, कितने कहाँ सिचुएशन, कब बच्चे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेके सोचते हैं, कब स्टूडेंट जो है, बच्चे जो हैं वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोचते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये अपने सोसाइटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू अपने डिसीजन को चेंज करते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, मोरल डेवलपमेंट को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्टोरी तैयार की जिसको हाइंस डिलेमा के नाम से हम जानते हैं, है ना। उन्होंने एक स्टोरी तैयार की और वो उन्होंने कुछ बच्चों को लिया, जैसे आप एक स्टोरी की तरह आप इसको सुनना, है ना। उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चे को लिया जो कि 10 से 16 साल के बीच के बच्चे थे, है ना। सारे क्या थे, लड़के थे। बॉयज को लिया, 10 से 16 साल के बॉयज को लिया और उन्हें ये स्टोरी सुनाई। अब हाइंस डिलेमा वाली जो स्टोरी है वो है क्या, हाइंस की स्टोरी क्या है, ये थी स्टोरी
कि हाइंस जो था एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी था और उसकी वाइफ को ना कैंसर जैसी डेडली डिजीज हो गई थी, है ना। और डॉक्टर ने क्या बोला था, अब डॉक्टर ने क्या किया था, हाथ खड़ा कर दिया था कि भाई मैं आपके वाइफ को नहीं बचा सकता। बस एक ही उपाय है, एक ही संजीवनी बूटी है, आप मान सकते हो, जो कि एक केमिस्ट के पास है। केमिस्ट यानी पहले के लोग क्या करते थे, केमिस्ट वगैरह होते थे, यानी वैद्य जी को आप समझते हैं ना, वैद्य जी टाइप का थे। तो वो डॉक्टर बताते हैं कि आपकी वाइफ को हम नहीं बचा सकते हैं, ये लास्ट स्टेज पर है और एक ही उपाय है इनको बचाने का कि एक ऐसा केमिस्ट है, एक ऐसे वैद्य जी हैं जिनके पास इस जो बीमारी है, जो ये डिजीज है, उसका दवा है। अगर आप वहां से वो दवाई ला देते हो तो मैं आपकी वाइफ को बचा सकता हूँ। ये डॉक्टर ने किससे कहा, हाइंड से कहा। ये स्टोरी क्या है, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है जो किसने बनाई थी, कोलबर्ग ने बनाई थी। और ये कोलबर्ग ने सारे अलग अलग उम्र के बच्चों को यानी बॉयज को ये स्टोरी सुनाई और वो जानना चाहते थे कि सारे बच्चों की थिंकिंग कैसे, सब बच्चे थिंकिंग, क्या सारे बच्चे एक जैसा सोचते हैं, क्या सारे बच्चे एक दूसरे से अलग सोचते हैं। ये सब जानने के लिए क्या किया, कोलबर्ग ने ये स्टोरी तैयार की हाइंस की, है ना। तो ये थी स्टोरी। तो वो क्या करता है, तो डॉक्टर ने बोला कि कहाँ पर है एक ऐसा केमिस्ट है जिसके पास वो दवाई मिलेगी। तो वो हाइंस कहाँ चला गया, उस व्यक्ति के पास चला गया जो कि केमिस्ट था, जो कि वैद्य जी था। और उसने क्या किया, जैसे वो तो था लोअर मिडिल क्लास का, तो उसने क्या किया, केमिस्ट से दवाई मांगी कि भाई मेरी वाइफ को बहुत ही बुरी बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है, आपके पास वो मुझे पता चला है कि वो आपके पास दवा है उसकी, तो आप मुझे वो दवा दे दो ताकि मैं अपनी वाइफ की लाइफ को सेव कर सकूं, बचा सकूं अपनी वाइफ को। तो वो केमिस्ट जो था उसने क्या कहा कि हाँ है तो सही, लेकिन मैं तुमको, उसने क्या किया, उस दवाई का, उसने देखा मजबूरी का फायदा उठाया, उसने उस दवाई का 10 गुना दाम, यानी बहुत ज्यादा क्या किया, इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हो कि उसने क्या किया, बहुत ज्यादा पैसा, यानी जो प्राइस थी उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मांगने लगा। और केमिस्ट के पास क्या था, ये हाइंस के पास क्या था, उसका आधा ही पैसा उसके पास था। तो हाइंस क्या कहता है कि देखिए सर, मेरे पास तो आधे ही पैसे हैं, अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप मुझे ये दवाई दे दीजिए, मैं अपनी वाइफ को दे दूंगा और मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी, या उसके बाद मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। तो वो क्या करता है, वो इनकार कर देता है केमिस्ट कि नहीं, मुझे अभी भी पूरे पैसे चाहिए, मैं उधार नहीं दूंगा। तो हाइंस यहाँ पे क्या किया कि उसको तो अपनी वाइफ को बचाना था। तो उसने बहुत सोचा, है ना, वहां यहाँ पे क्या हो गया, हाइंस एक डेलिमाज में फंस गया, है ना, डेलिमा में फंस गया। अब वो सोचा कि अगर मैं ये दवाई लेके नहीं जाऊंगा तो मेरी वाइफ की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और ये केमिस्ट इतने पैसे पे मान नहीं रहा है, और मुझे किसी भी हालत में अपनी वाइफ को बचाना है। तो रात को क्या करता है हाइंस, उस केमिस्ट के शॉप को तोड़कर वहां से दवाई चुरा कर लेके भाग जाता है। ये थी पूरी स्टोरी, है ना। और ये स्टोरी किसको सुनाया गया, बच्चों को सुनाया गया। अब सारे बच्चों ने अलग अलग तरह के अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए कि क्या हम अगर, तो बच्चों हाइंस, ये कोलबर्ग ने क्या कहा कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन होता तो आप क्या करते, है ना। बच्चों को डिलेमास दिया कि आप क्या करते, तो सारे बच्चों ने अपनी अलग अलग व्यू दिए, अपनी अपनी अलग अलग पर्सपेक्टिव बताई, और उसी पे इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की 3 लेवल और 6 स्टेजेस की थ्योरी तैयार कर दी। अब चलिए डिटेल में पढ़ते हैं उनकी क्या थी 3 लेवल और क्या थे 6 स्टेज, ठीक है। Kohlberg research yielding 3 level moral development. Each level consists of 2 stages leading to the 6 stages in the total. People pass through each stages sequentially with the thinking at the new stage replace the thinking at the previous stage. उन्होंने क्या बताया कि कोलबर्ग ने बताया, जिनका नाम था लॉरेंस कोलबर्ग, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने ये बताया कि हर व्यक्ति जो है ना वो 6 स्टेज एक एक करके सारे स्टेजेस से गुजरता है, और अलग अलग स्टेजेस में उनकी थिंकिंग अलग होती है, और सारे सीक्वेंसली होते हैं, यानी एक के बाद एक होते हैं। और जब हम नए स्टेज पर पहुंचते हैं ना, तो अपने प्रीवियस स्टेज को, यानी पहले वाले स्टेज को, पहली वाली थिंकिंग को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ जाओगे कि आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हो, अपनी बुरी आदतों को या जो ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आती थी उसको पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते हो।
नॉट एवरी वन रीच द हाइस्ट स्टेजेस इन अ कोलबर्ग थ्योरी। इनका मानना था कि हर व्यक्ति इसका हाईएस्ट स्टेज जो है ना, हाईएस्ट स्टेज जो 6 स्टेज है, वो हर आदमी इस हाईएस्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाता है। बस कुछ ही लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो कि बहुत कम ही इस दुनिया में है, जो कि 6 स्टेज तक पहुंच पाते हैं। उनकी मोरल थिंकिंग उतनी डेवलप होती है ना, सब लोग नहीं होते हैं। इनफैक्ट कोलबर्ग बिलीव दैट मेनी डिड नॉट मूव पास्ट हिज थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। उनका मानना था कि बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि तीसरे और चौथे स्टेज से ऊपर नहीं, इतने ही तक में रुक जाते हैं, यानी थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लेवल 1 देखते हैं, जिसको हम प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। उनकी क्या थी? 3 लेवल थी। पहली थी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, उसके बाद थी कन्वेंशनल मोरालिटी, और तीसरी थी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो हम पहले लेवल को पढ़ेंगे, और पहले लेवल, हर लेवल में देखिए 2-2 स्टेजेस दिया है उन्होंने। ईच लेवल है 2-2 स्टेजेस, है ना। तो हर लेवल में कितने हैं? 2 स्टेजेस हैं। तो पहले लेवल को हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? प्री कन्वेंशनल मोरालिटी या प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है ना। एट दिस लेवल, एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द मोरालिटी, ये क्या है? सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है ना। सबसे नीचे की जो मोरालिटी होती है ना, जहां पर क्या होती है, बच्चे की जो मोरालिटी होती है लगभग 0 आप मान सकते हो, है ना। मोरल डेवलपमेंट उनका उतना नहीं हुआ रहता है। और ये कैसे होते हैं? जैसे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी ये मोरालिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका पहला स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। व्हाट इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस? मतलब इस स्टेज के बच्चे कैसे काम करेंगे? पनिशमेंट के डर से या तो काम करेंगे, या तो ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब कि अगर पनिशमेंट के डर से ये काम करेंगे, सबसे पहले पनिशमेंट हम समझिए कि जैसे उनको बच्चों को ये पता है कि अगर हम किसी बच्चे की पेंसिल छीनते हैं तो इस पर क्या होगा? मैम हमें डांटेंगी और हमें इस पर पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। यानी पनिशमेंट के डर से कोई भी गलत काम बच्चे नहीं करेंगे। और दूसरा ओबीडियंस, की मैम ने क्या बताया है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना, अगर मैम पढ़ा रही हैं तो मैम ने ये बताया है, मैम ने ये सिखाया है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपको अपना हैंड रेज करना पड़ेगा। पहले आपको अपना हाथ उठाना है, उसके बाद खड़े होना है, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को एराइज करना है, पूछना है। तो ये ओबीडियंस हुआ, यानी आज्ञा का पालन करना। तो इस स्टेज के बच्चे इसलिए काम करते हैं ताकि उनको कोई पनिशमेंट ना मिले, या इसलिए काम करते हैं कि वो ओबीडियंस है, मैम ने आज्ञा दिया है, आज्ञा का पालन करना अच्छी बात होती है। अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। ये बिलीव रखते हैं यहाँ के इस स्टेज के चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स आर फिक्स्ड। उनका ये मानना होता है कि रूल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मोरालिटी इज एक्सटर्नल टू सेल्फ। मोरालिटी क्या है? एक्सटर्नल है, ये दूसरों के द्वारा बताई हुई मोरालिटी पर ये बच्चे चलते हैं। बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंस, द इंडिविजुअल विल ओबे इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट। बच्चे तभी काम करेंगे, तभी आपके आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। अगला स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी कहते हैं, और टिट फॉर टैट भी कहते हैं। इस स्टेज का ये सारे नाम है, और किसी भी नाम से क्वेश्चन बनता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि म्यूचुअल स्ट्रेंथ को ही इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी कहते हैं, टिट फॉर टैट। अब इस स्टेज के बच्चे जो रहते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने का सोचते हैं, है ना। चाइल्ड बिगिन टू रियलाइज दैट रूल्स आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना। Different people have different perspectives, and therefore there is not just one correct point of view. Behavior is determined again by consequence. The individual focus on receiving reward or satisfying personal need. अब देखिए इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं। मतलब मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है और एक बच्चा बर्गर खा रहा है। तो बर्गर खाने वाला बच्चा क्या कहेगा आइसक्रीम खाने वाले बच्चे से कि यार अगर तू अपने आइसक्रीम में से 1 बाइट देगा तो मैं भी अपने आइसक्रीम में से, अपने बर्गर में से 1 बाइट दूंगा। यानी तू मुझे देगा तभी मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तू मुझे नहीं देगा तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यानी जैसे को तैसा। इसीलिए इसको म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करना, है ना। टिट फॉर टैट कहते हैं, यानी सेल्फ इंटरेस्ट है कि मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो मैं अपना बर्गर उसको खिला दूंगा तो मुझे वहां से आइसक्रीम मिल जाएगी। जैसे बच्चे ने क्या होता है, क्लासरूम में देखोगे कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, मैम पूछती है क्या हुआ, तो मैम मेरी बुक इसने फाड़ी इसलिए मैंने भी इसकी बुक फाड़ दी।
तो ये क्या होता है, टिट फॉर टैट का होता है, यानी बच्चे यहाँ पे काम करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट पे। इसकी को ये है सेकेंड स्टेज की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला स्टेज है कन्वेंशनल लेवल, है ना। मेजॉरिटी ऑफ adolescent and adult fall into the middle level of conventional morality. In this level, people start to internalize moral standard but not necessary to question them. The standard are based on the social norms of the group a person is a part of, and morality depend on society. इसका ये मतलब है कि जो बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं ना, वो इस लेवल में आते हैं, और इनकी जो मोरालिटी होती है ना, वो सोसाइटी के नॉर्म्स के ऊपर होती है ना। यानी इस स्टेज के बच्चे ये जानते हैं कि अगर सोसाइटी में ये रूल है, सोसाइटी में ये बताया गया कि ये अच्छी बात है, तो हम उसी बात को फॉलो करेंगे। अगर सोसाइटी में बोला गया कि ये गलत है, तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। इस स्टेज के यानी इनकी जो मोरालिटी होती है वो सोसाइटी पर डिपेंड करती है कि सोसाइटी में अच्छी चीज़ों को फॉलो करना है। जो सोसाइटी में अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं उसको हम फॉलो करेंगे, जिस चीज़ों को सोसाइटी कहती है कि ये गलत है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये है कन्वेंशनल मोरालिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें पहला स्टेज आता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी हमको अपने संबंध दूसरों के साथ अच्छा बनाना है। यानी इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, है ना। Morality arise from living up to standard of the given group, such as one's family and community, and being a good group member. Behavior is determined by the social approval the individual wanted to make or win the affection and approved by other being a good person. देखिए इस स्टेज के बच्चे कैसे काम करते हैं। इस स्टेज के बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं ये अच्छा काम करूंगा ना, तो लोग मुझे बोलेंगे कि वाह ये कितना अच्छा लड़का है, ये कितनी अच्छी लड़की है ना। इस तरह काम करेंगे। अब क्या है ना कि अगर आप मान लो कि किसी की सोसाइटी में ये बोला जाता है, हमारे इंडियन सोसाइटी को अगर ले लिया जाए, तो अगर फैमिली मेंबर ने बोला या अपने आपके आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि आप छोटे कपड़े नहीं पहनो लड़कियों को, कि हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स को ये क्या करता है, फुलफिल नहीं करता है, और आप अगर आप एज अ गुड गर्ल हो तो आप छोटे कपड़े या नहीं पहना करो, तो वो लड़की नहीं पहनेगी, और इससे क्या होगा, गुड गर्ल का वो क्या करेगी, अपना जो क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव शो करेगी, है ना। यानी यहाँ पर बच्चे इसलिए काम करते हैं ना। अच्छा मैं ये अगर मैम का होमवर्क करके ले जाऊंगा ना, तो मैम मुझे कहेगी वाह तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड बॉय हो। मैं घर में ऐसे काम करूंगा ना, तो मेरी मम्मा कहेगी कि वाह बहुत अच्छा बच्चा है। यानी पूरा इनका जो ये है ना, इनका फोकस रहता है इस एज के बच्चों का कि हमें लोग क्या कह रहे हैं। लोग अगर अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये सही है, तो हाँ वो सही है। अगर लोग कह रहे हैं गलत है, तो गलत है। तो लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए वो काम करते हैं। ऐसी उनकी खुद की कोई मोरालिटी नहीं होती है। वो ये सोचते हैं कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे तभी मैं ये अच्छा काम करूंगा, ठीक है। अगला होता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। सोशल सिस्टम एंड लॉ एंड ऑर्डर पर ये काम होता है। द इंडिविजुअल बिकम मोर अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ द सोसाइटी ऑन ए ब्रॉड स्केल। अब यहाँ पे क्या होते हैं बच्चे ना, जो इस स्टेज के जो लोग होते हैं, वो सोसाइटी के जो रूल है उसको और अच्छे से क्या करते हैं, जानना शुरू करते हैं। एज ए रिजल्ट दे बिकम कंसर्न विथ ओबेइंग लॉ एंड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। वो ये सोचते हैं कि सोशल लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, और हमें कभी भी लॉ को या रूल को क्या करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए, है ना। इंडिविजुअल बिकम मोर अवेयर, उनको पता होता है कि सोसाइटी के रूल्स क्या है, और उसको हमको मेंटेन करके रखेंगे तो इससे क्या होगा, सोसाइटी का भला होगा। तो सोसाइटी के भलाई के लिए हमको रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर को हमको क्या करना है, फॉलो करना है, जिससे हमारी सोसाइटी का जो नियम है, जिससे हमारी सोसाइटी में बैलेंस बना रहे, है ना। अब देखिए लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो सेल्फ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सेल्फ प्रिंसिपल यानी यहाँ पे व्यक्ति अपने खुद की प्रिंसिपल को बनाते हैं। उन्हें सोसाइटी का तो ज्ञान रहता है, लेकिन सोसाइटी से भी ऊपर उठ के यहाँ पे लोग काम करते हैं। और इस स्टेज में बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग, जैसे आप मान सकते हो कि भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इस तरह के लोग है ना, नेल्सन मंडेला हो गए, इस तरह के लोग ही यहाँ पर पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। इफ द इंडिविजुअल रीच द हाईएस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यानी अगर क्वेश्चन आए क्या एग्जाम में कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट कौन सा है, तो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी वाले लोग आते हैं, ठीक है ना। इन दिस केस morality stem from the self-defined principle. Colwell suggests that only 10 to 15 यहाँ पे ज्यादा ही बोल दिया,
4 से 5% ही लोग यहाँ पे पहुंच पाते हैं। पॉपुलेशन आर एबल टू अचीव दिस लेवल बिकॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे रीजनिंग का जो लेवल, आपकी सोच का लेवल जो होता है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। आपकी जो थिंकिंग है उसको आम आदमी नहीं सोच सकते हो कि आप इतने मतलब समाज से आप इतने ऊपर उठ जाते हो, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से इतना ज़्यादा आप ऊपर उठ जाते हो ना कि आपकी थिंकिंग एक अलग दुनिया की हो जाती है ना। और यहाँ पर लोग ना सोसाइटी का भला करने के लिए, है ना, कोई भी अपने प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं। स्टेज 5 का सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल। ये क्या होता है, सोसाइटी शुड फंक्शन एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वेयर द गोल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू इम्प्रूव द सोसाइटी एज होल, है ना। इन दिस कॉन्टेस्ट मोरालिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स like life and liberty may take preceding over specific law. The individual view laws and rules are flexible tool for improving human purpose. यहाँ पे मानना है कि जो सोसाइटी में लॉज है, रूल है ना, गोल है, उसको फॉलो करना तो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं फॉलो करना जिससे किसी इंडिविजुअल का नुकसान हो जाए। अब इस स्टेज के लोग जैसे क्या है ना कि ट्रैफिक में खड़े हैं, और जब तक ट्रैफिक लाइट ग्रीन नहीं होती है ये लोग ट्रैफिक सिग्नल को पास नहीं करेंगे, है ना। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जब अगर इन केस में अगर उनके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि कोई ऐसा एक्सीडेंट वाला व्यक्ति है जिसको अगर आप ट्रैफिक लाइट का वेट कर रहे हैं और उससे उसकी जान जा सकती है, तो इस कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं, ये ट्रैफिक लाइट का ये वेट, ग्रीन होने का वेट नहीं करते हैं, रेड में ही ये क्रॉस कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये सोसाइटी के नॉर्म्स को तो मानते हैं, लेकिन उस कंडीशन में एक अपना प्रिंसिपल डेवलप करते हैं कि जहां पर किसी की जान जा रही है या किसी ह्यूमन पर्पस के लिए या किसी होल सोसाइटी का भला हो रहा है, उसके लिए ये काम करते हैं, है ना। इनका मानना है कि ठीक है, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की जान जा रही है और उसके लिए अगर हमें रेड लाइट क्रॉस करनी पड़े ट्रैफिक सिग्नल पे, तो हम वो करेंगे, चाहे वो सोसाइटी के लॉ के नियम के विरुद्ध ही क्यों ना हो। ठीक है, अगला स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल भी हम कहते हैं, ये एथिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पीपल डेवलप देयर ओन प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी इवन दे कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी लॉ। यहाँ पर ये अपना लॉ बनाते हैं और उनका लॉ जो होता है, उनका जो अपना प्रिंसिपल होता है, वो क्यों ना सोसाइटी से ही क्यों ना कॉन्फ्लिक्ट करे या सोसाइटी से मैच नहीं करेगा, तब भी ये अपना लॉ बनाते हैं। और ये इसलिए बनाते हैं ना ताकि बहुत सारे लोगों की भलाई हो, है ना। दे मे और मे नॉट फिट विद द सोशल नॉर्म्स एंड लॉ। चाहे आप इनका जो प्रिंसिपल है सोशल नॉर्म्स के साथ फिट बैठे, मैच करे ना करे, उनसे मतलब नहीं है। इनको ऐसा काम करना है जिससे इनकी खुद की भी जान जा सकती है। जैसे महात्मा गांधी को कितने डंडे पड़े, अहिंसा, तब भी उन्होंने अहिंसा का जो रास्ता है उन्होंने नहीं छोड़ा। आप भगत सिंह का ले सकते हो कि उन्होंने अपने देश की आज़ादी में अपनी जान तक दे दी, है ना, फांसी पे चढ़ के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा ऐसा कॉमन एग्जाम्पल है। आप विक्रम बत्रा का ये एग्जाम्पल ले सकते हो। आप बहुत सारे, आप 26/11 हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे थे, उनी कृष्णन है ना, संदीप उनी कृष्णन का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये लोग क्या है ना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से, अपने ये सोसाइटी के लॉ से सबसे ऊपर उठ के ये देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ काम करने वाले लोग होते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि मेरी जान, अरे मैं इस तरह करूंगा तो मेरी जान चली जाएगी, नहीं। उन्होंने क्या किया था, संदीप उन्नीकृष्णन ने क्या किया था, पूरे लोगों को ताज होटल से निकालने के लिए उन्होंने अकेले मोर्चा संभाल के बहुत सारे क्या क्या टेररिस्ट को मारा था, और फिर लास्ट में उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये लोग वो होते हैं, ये आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो ये थे इनके 3 लेवल और 6 स्टेजेस। अब इनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हम पढ़ते हैं। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। क्रिटिसिज्म में क्या है इनके कि कल्चरल इन्फ्लुएंस इग्नोर। अब क्या है ना कि इनकी जो थ्योरी थी, इनकी जो ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी, वो वेस्टर्न कल्चर वेस्ट थी। यानी वहाँ पे अमेरिका के कुछ बच्चों के साथ इन्होंने डील किया था, स्टोरी सुनाई थी। अब देखिए, हमारे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसकी पर्सपेक्टिव, उनका सोच अलग होता है, और वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न के लोगों का सोच अलग होता है ना। तो ये थी उन पर थी, और ये आप पूरी दुनिया पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सारे कल्चर की सोच
अलग होती है और सब लोग अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो अगर आप वेस्टर्न कल्चर पर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, जो भी किया, तो ये उनका सोच हो सकता है, ये पूरी दुनिया का सोच नहीं हो सकता। इसीलिए कल्चर इन्फ्लुएंस इग्नोर्ड किया इन्होंने। फैमिली इन्फ्लुएंस, अब फैमिली क्या होता है ना, अब देखिए आपका खुद का भाई है, उन्होंने क्या बोला कि अगर आप मॉरल डिलीमा में फंसते हो, अगर किसी ने चोरी करी है तो आप क्या करोगे कि आप उसको पनिश करोगे, है ना। लेकिन अगर आपका खुद का भाई चोरी किया है तो आपका वहां पे मोरल रीजनिंग अलग हो जाएगा और मोरल बिहेवियर अलग हो जाएगा। मोरल रीजनिंग ये कहेगा कि मेरे भाई ने चोरी किया है तो इसको जेल जाना चाहिए, लेकिन आपका मोरल बिहेवियर वहां पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा अपने भाई के लिए कि नहीं भाई, मैं इसको समझा देता हूँ कि आगे से चोरी नहीं करेगा। तो ये होता है, फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है ना। आप अपने फैमिली के लिए कुछ अलग तरीके से सोचते हो और दूसरे लोगों के लिए अलग तरीके से सोचते हो। स्टेजेस कन्फ्लिक्ट यानी एज बायस्ड है। एज बायस्ड का मतलब ये होता है कि 10 से 16 साल के बच्चों पर इन्होंने बनाया था ये, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे बड़े लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। और अलग अलग स्टेज के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि बहुत छोटे बच्चे ही ऐसा काम कर जाते हैं जो आप बड़े बच्चे या कोई एडल्ट पर्सन नहीं कर पाता है। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो बच्चे चुने जाते हैं, ये 26 जनवरी में जो प्राइज दिया जाता है कुछ बच्चों को, बालवीर लोगों को, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे ऐसा काम कर दिए जाते हैं जो देश भर से चुन के आते हैं, जिन्होंने जो बड़े नहीं कर पाते, और इसलिए उनको राष्ट्रपति से सम्मान दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही बड़ा काम कर सकते हैं। तो एज बायस्ड है। एज स्टेजेस क्या है, एज स्टेजेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। 6 स्टेज के बच्चे भी क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज वाला काम कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज वाले भी 6 स्टेज वाला काम कर सकते हैं। इसलिए स्टेजेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। दूसरा है अंडरस्टिमेटिंग यंग चिल्ड्रन। वही हो गया कि अंडरस्टिमेट, उनका ये मानना है कि जो यंग चिल्ड्रन है ना, वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा काम और बहुत लोगों की लाइफ सेविंग वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर भी इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्रिटिसिज्म है, अगर इनकी थ्योरी का है, वो है जेंडर बायस्ड बाय कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन कौन थी, इन्हीं की स्टूडेंट थी, है ना। और इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपने जो अपनी ये बनाई है, थ्योरी बनाई है, वो सिर्फ मेल मेंबर से, यानी बॉयज को अपनी स्टोरी सुनाकर बनाई है। उनका मानना था कि मैन एंड वीमेन हैव डिफरेंट प्रायोरिटी, यानी मैन जो होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं और लेडीज जो होती है वो अलग तरीके से सोचती हैं। उन्होंने वीमेन्स की जो, फीमेल की जो पर्सपेक्टिव है ना, उसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस सिचुएशन में अगर कोई फीमेल रहती तो वो किस तरह सोचती, है ना। क्योंकि देखो, मोरल डेवलपमेंट फीमेल का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल। तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया क्योंकि जेंडर बायस थी। आपने तो सारे बॉयज से ही पूछ लिए, आपने किसी गर्ल से तो पूछा ही नहीं, आपने किसी फीमेल से पूछा ही नहीं कि उनकी क्या राय हो सकती है इस सिचुएशन में, जब वो अगर हाइंड्स की जगह होते तो, ठीक है ना। मोरल रीजनिंग में नॉट लीड टू द मोरल बिहेवियर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड। यानी इनकी जो थ्योरी थी वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी परिकल्पना पर बेस्ड थी। अगर आप रियल सिचुएशन में इसको अप्लाई करोगे तो उसमें सबकी मोरल रीजनिंग और मोरल बिहेवियर मैच नहीं करेगा। जिस तरह मैंने ये बताया कि अगर आपका भाई क्या करता है, चोरी करता है, तो आप उसको जेल जाने से बचाओगे। यहाँ पर आपकी मोरल रीजनिंग और मोरल बिहेवियर, जेल जाने से बचाना मोरल आपका बिहेवियर हो गया, लेकिन मोरल रीजनिंग क्या बोलेगा कि नहीं, इसको जेल भेज देना चाहिए। तो दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे इनके क्रिटिसिज्म। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।